हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़े थे ऑसिलेशन के बारे में। ठीक है, ऑसिलेशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, पार्ट 1 में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक मोशन कौन कौन सा है। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं इसमें कौन सा पीरियोडिक मोशन है। ये हमने बताया था कि जो पीरियोडिक मोशन है वो ऑसिलेटरी हो कोई ज़रूरी नहीं है, और अगर ऑसिलेटरी है तो पीरियोडिक मोशन है ये ज़रूरी है। उसी तरह से ऑसिलेटरी है तो एसएचएम हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर एसएचएम है तो ऑसिलेटरी है। ठीक है, तो अभी पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन सा होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने बताया था पीरियोडिक मोशन कौन कौन सी होती है कि कोई भी मोशन जब एक टाइम के बाद अपने पोजीशन को वापस रिपीट करता है फिक्स टाइम के बाद, तो क्या है, पीरियोडिक है। जैसे मान लो कि साइन ओमेगा टी, ये क्या है, पीरियोडिक है। क्यों है, इसका टाइम अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड कैसा होगा। सपोज मान लो इसका ग्राफ देखेंगे हम तो इस तरह का आता है ग्राफ, ठीक है ना। अगर मान लो इसमें मैं एफ एक्स इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी डाल दिया, एक कोई ऐसा टाइम रखें, सपोज मान लो एक्स प्लस टी, तो क्या हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो अब अगर देखोगे आप तो फिर वापस क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा टी का मतलब क्या हो गया, 2 पाई/टी। 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है, ओमेगा मतलब हो गया 2 पाई/टी इंटू टी, टी टी कैंसर, तो 2 पाई साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो मोशन है, एक देखिए यहाँ से ऐसे चला डायरेक्शन वापस, फिर इसके बाद फिर सेम डायरेक्शन यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, एक टाइम पीरियड हो गया। फिर इसके बाद जो है फिर वापस यहाँ से आया, यहाँ से ये कितना हो गया, एक और टाइम पीरियड हो गया, मतलब यहाँ से लेकर के क्या हो गया, 0 से लेकर के 2t हो गया, और अगर यहाँ से देखें तो 1t हो गया, 1t हो गया। तो उसी तरह से जो एसएचएम होता है, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स नेचर का जो फोर्स होते हैं वो एसएचएम होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनके जो बताया था मैंने क्या आता है सॉल्यूशन, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर x इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन से 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फेज एंगल क्या होगा, 0 होगा। अगर नहीं हो रहा है, कुछ कहीं और पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो ओमेगा टी प्लस फाइव होगा। ठीक है, तो ये आपको पूछता है कि एग्जाम में इसमें से कौन कौन सा पीरियोडिक फंक्शन है, विच ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, आजकल नीट में आता है, मान लो एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, दूसरा एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और भी ले लेते हैं एग्जाम्पल, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन 3 ओमेगा टी। चौथा जो है एक्स इक्वल्स टू लॉग टी मान लो। ठीक है, पांचवा जो है एक्स इक्वल्स टू ए ई के पावर माइनस बी टी। तो इसमें से कौन कौन से पीरियोडिक हैं हम सबको चेक करेंगे। ठीक है, मैं इधर मैनेज कर देता हूँ। ठीक है, इधर आ जाता हूँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि देखिए एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, मैंने अभी बताया था कि अगर इसका टी प्लस एक ऐसा टाइम जिसके बाद ये रिपीट करे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 2 पाई/ओमेगा, जो कि एक पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि साइन कॉस ये सब जितने भी होते हैं सभी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। आपको याद भी है, फिर आपको भी देख सकते हैं कि ये क्या है, मेरा पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, एक टाइम पीरियड के बाद वापस रिपीट हो रहा है। उसी तरह से अगर दो का कंबाइन हो गया तो क्या है, पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, ये भी पीरियोडिक होगा। देखो कभी भी आपको इसको कैसे होगा मैं बता, सिंगल आप साइन या कोसाइन के टर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, ए साइन, ठीक है, ओमेगा टी
तो इसको मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मैं ए को मान लेता हूँ, सपोज मान लीजिए कि डी कॉस फाई मान लिया, और बी को मान लिया डी साइन फाई। ये क्यों माना हमने? एम्पलीट्यूड के बराबर मान लिया। ठीक है, तो ये क्या लिख सकता हूँ, ए को ए की जगह पे लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी इंटू डी, ठीक है, डी इधर आ गया, कॉस फाई मान लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, डी, और ये कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब ये इसको क्या ले सकता हूँ, डी कॉमन ले लिया, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो डी का मतलब क्या हो गया, यहाँ से स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो डी का हो गया रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक रिजल्टेंट जो वेव है ये क्या है, सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन होगा, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, डी होगा, जो कि रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसकी जो एम्पलीट्यूड होगी रिजल्टेंट यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आपको कोई पूछ दे कि भाई साइन ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी क्या एक सिंपल हार्मोनिक रिप्रेजेंट करेगा, एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा, तो यस ये रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हम सिंगल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मैं मॉडिफाई करता हूँ। सपोज मान लीजिए आपको ऐसा कोई दे 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो ये साइन और कॉस इनके बीच का फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि इसको भी जब मैं लिखूंगा साइन या कॉस में, तो साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो ये देखो दोनों के बीच में कितना एंगल हो गया, ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड अगर निकालना चाहे ए इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि एम्पलीट्यूड का क्या होता है प्लस 2ab कॉस फाई, तो कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0, इसीलिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंट फंक्शन आए, जैसे मान लीजिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी अलग हो, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 3b है, मान लो यहाँ पे b साइन 3 ओमेगा टी, ये आपको एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि इसको सिंगल साइन या कोसाइन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर सिंगल साइन कोसाइन के फॉर्म में लिखना है तो एम्पलीट्यूड और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब सेम रहेगा तभी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपको मैं इधर का इरेज कर देता हूँ। तो क्या है कि आपको ये x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 3 ओमेगा टी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन 3 ओमेगा टी। ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन तो हो सकता है लेकिन एसएचएम नहीं हो सकता है, क्योंकि ओमेगा क्या है दोनों का अलग अलग है, तो सिंगल साइन या कोसाइन फंक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मान लीजिए इसका टाइम पीरियड t1 है, कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। इसका क्या हो गया बच्चों, इसका t2 हो गया, मान लीजिए इसको t के बराबर हो गया, t2 कितना हो गया 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा का मतलब कितना हो गया, ओमेगा डैश 3 ओमेगा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, ओमेगा क्या है मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर कितना है ओमेगा डैश मतलब 3 ओमेगा हो गया, और ये देखो 2 पाई बाई 3, और ओमेगा का मतलब हो गया 2 पाई बाई टी ऊपर चला गया, तो ये देखो 2 पाई से ये कितना हो जाएगा t/3। एक का टाइम पीरियड कितना आ गया t, दूसरे का आ गया t/3। अब दो फंक्शन हो गए, दोनों का टाइम पीरियड अलग है, तो कंबाइन के कैसे निकालेंगे, ऊपर का एलसीएम ले लेंगे और नीचे का क्या ले लेंगे एचसीएफ। तो t और t का एलसीएम क्या हो जाएगा t, 1 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है। तो इनका कंबाइंड टाइम पीरियड क्या हो गया t हो गया, किसका, इस फंक्शन का। ठीक है, बिकॉज अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो साइनसॉइडल फंक्शन भी है और पीरियोडिक फंक्शन भी है। लेकिन ये वाला क्या है बच्चों, ये वाला आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का अलग अलग है। अच्छा मैंने तो इसी का निकाल दिया था ना।
ठीक है, एक्चुअली में क्या है, मैंने इसका निकाल दिया, ठीक है ना। ये ऊपर वाले का कितना हो जाएगा ये बताओ, इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये इसका हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा, इसका भी ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम है टी बाई ओमेगा, दोनों का सेम है तो सेम हो जाएगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा टी हो गया और इसका भी टी हो गया, टी बाई 1 टी बाई 1, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर का टी नीचे का 1, तो इनका भी क्या होगा टी होगा और इसका भी क्या होगा टी ही होगा, ठीक है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि साइनसॉइडल जो फंक्शन है अगर दो कंबाइंड रूप से है तो अगर दोनों का एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये क्या होंगे, एसएचएम भी होंगे, पीरियोडिक भी होंगे, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट है तो एसएचएम नहीं होंगे लेकिन पीरियोडिक होंगे, ठीक है ना। अब जो है अगला क्वेश्चन है क्या, x इक्वल्स टू लॉग टी, मान लो x इक्वल्स टू लॉग टी, अगर लॉग कभी फंक्शन रिपीट तो नहीं होता है, आप ग्राफ देखोगे तो x इक्वल्स टू 0 तक डिफाइन नहीं होता है ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कभी जो है रिपीट नहीं हो रहा है, x इक्वल्स टू ई के पावर माइनस बी टी, मतलब ऐसा कहीं ग्राफ होगा, ये ऐसा घटता हुआ एक्सपोनेंशियल ये वाला, ठीक है। तो ये तो कभी रिपीट होगा नहीं, तो ये कभी एक्सपोनेंशियल हो गया या लॉग हो गया, ये कभी भी पीरियोडिक नहीं होते, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, पीरियोडिक फंक्शन क्या है और उसके टाइम पीरियड क्या होते हैं, एसएचएम कैसे हम सिंगल निकाल सकते हैं और फेज एंगल कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं नीट में, 12th में, है ना, जेई में, ये दो आपको फंक्शन दे देगा। तो पहले एम्पलीट्यूड भी दिखा देता हूँ। अगर मान लो x इक्वल्स टू, चलो y पे मान लो है मेरा, y इक्वल्स टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, ये फंक्शन है। तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, देखो इसमें क्या है कि आपको एम्पलीट्यूड बताया था साइन और कॉस में, तो पहले आपको चेंज कर लेना है इसमें एक फंक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इधर लेके चला जाऊंगा, y माइनस ए इक्वल्स टू बी साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ सी था बच्चों छूट गया, सी साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, लिख सकता हूँ ना, एक फंक्शन में रखना है तभी तो मैं फेज कंपेयर कर पाऊंगा ना। अभी देखो y माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ, y डैश, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो गया मेरा, शिफ्ट हो गया, ये एम्पलीट्यूड में कंसीडर नहीं होगा। तो ऐसा बताया था ना मैंने कि बी साइन ओमेगा टी प्लस सी कॉस ओमेगा टी, इनका फेज एंगल कितना होगा पाई बाई 2, तो एम्पलीट्यूड कितना होता है, ए एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू होता है, जैसे मान लो इसका जो कोफिशिएंट है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc कॉस फाई, मतलब पाई बाई 2, फेज एंगल हो गया, दोनों के बीच में कितना है पाई बाई 2 है, तो देखो कॉस पाई 2 का टर्म 0 हो जाएगा, रूट ओवर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो गया इसका, इस वेव का सिंपल हार्मोनिक मोशन का कितना हो गया, रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि ए प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कि जो इक्विलिब्रियम होगा इसका y इक्वल्स टू ए पर होगा, तो ये क्या होगा इसका ओरिजिन पर नहीं होगा बल्कि y डैश इक्वल्स टू 0 जब पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा y माइनस ए इक्वल्स टू 0, यानी कि y इक्वल्स टू ए पर इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, इसका इक्विलिब्रियम ओरिजिन पर नहीं होगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आप देखेंगे तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम बना सकते हैं, ठीक है। मैं इरेज करूँ इसको और भी क्वेश्चन करते हैं। सपोज मान लीजिए x इक्वल्स टू ए, चलिए एक वैल्यू देता हूँ 3 साइन ओमेगा टी, एक इक्वेशन माने x1, x2 क्या है 3 साइन कौन से मान लीजिए सपोज कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। अब दोनों में फेज एंगल कितना डिफरेंस होगा, डेल्टा फाई। तो पहले मैंने बताया था एक जैसा लिख लेंगे, x2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3 साइन कॉस को क्या लिखूंगा साइन
पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6। ठीक है, क्योंकि फेज एंगल कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सेम फंक्शन साइन हो या फिर कॉस हो, दोनों सेम होना चाहिए। ये कॉस दिया था तो मैंने क्या किया बच्चों, इसको साइन में मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे ओमेगा टी है और यहाँ क्या है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा डेल्टा फाई कितना हो जाएगा फेज एंगल, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 माइनस ओमेगा टी, इसमें से तो ये देखो ओमेगा टी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, एलसीएम कितना हो गया 6, 2 3 के 6, 3 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा बच्चों 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3। ठीक है, अब एम्पलीट्यूड अगर पूछ दिया कि इसका क्या होगा तो मैं क्या बताऊंगा। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट में इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 ये भी कॉस 2 पाई बाई 3। आप जानते हैं कॉस 2 पाई बाई 3 क्या होता है -1/2, क्योंकि 120 डिग्री का वैल्यू होती है। जो बच्चों को नहीं समझ में आता है तरह से बना हुआ, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 और प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा बच्चों 18 माइनस 3 की 9 है ना, √9 यानी कि 3 आ गया एम्पलीट्यूड की वैल्यू, मतलब सॉरी क्या आ गया मेरा एम्पलीट्यूड। मैं एम्पलीट्यूड निकाल रहा था फेज एंगल के बाद, रिजल्टेंट कितना होगा दोनों का, दो वेव है सुपर इम्पोज करेंगी, इनका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा 3 आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो आपको आंख बंद करके नहीं करना है, ये समझना है कि यहाँ पे जो दिया हो किसका फंक्शन है और जो इधर दिया हो किसका फंक्शन है। सेम फंक्शन है अगर साइन का तो सब्ट्रैक्ट कर लो, कोई इशू नहीं है, कॉस है तो साइन में कन्वर्ट कर लो, फिर इसके बाद फेज एंगल पता चल जाएगा आपको, फिर एम्पलीट्यूड। आजकल जो नीट में क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन के अंदर सारी चीज़ आती है, एम्पलीट्यूड भी पूछ लेगा, फेज एंगल भी पूछ लेगा, ठीक है, और ये भी पूछ लेगा कि ये जो कंबाइंड होगा SHM होगा कि नहीं होगा। तो ओमेगा टी दोनों का सेम है तो सेम फंक्शन में लिख सकते हैं हम, है ना, सिंगल साइन या कोसाइन के फंक्शन में, तो आप कर सकते हो। अब जो है आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलो एक और सवाल करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको x इक्वल्स टू दिया है 3, चलो सिंपल करते हैं, cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी, क्या ये SHM है कि नहीं है, क्योंकि ओमेगा टी दोनों का सेम है तो हम लिख सकते हैं। चलो मैं √2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया √2 और 1/√2 cos ओमेगा टी प्लस 1/√2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, √2 हो गया। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन π/4 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस क्या लिख सकता हूँ cos π/4 इंटू साइन ओमेगा टी। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए, साइन बी क्या होता है बच्चों साइन ए प्लस बी, साइन π/4 प्लस ओमेगा टी। अभी बताओ ये सिंगल हो गया कि नहीं हो गया फंक्शन, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई वाला हो गया कि नहीं फॉर्म में, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं SHM। ठीक है, तो यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, इसे कंपेयर करेंगे तो √2 हो गया, और यहाँ ओमेगा टी है, यहाँ भी फेज एंगल कितना हो गया π/4 हो गया। ठीक है, और एम्पलीट्यूड कितना हो गया √2 हो गया। तो ये थोड़ा मैंने आपको कैलकुलेटिव में बता दिया कि कैसे होता है, जिधर मैंने पहले बताया था, लेकिन इसको जो फार्मूला बताया था उससे क्या होना चाहिए। देखो इधर मैंने क्या बताया था, इसका जो कोफिशिएंट है क्या है 1 है, इसका भी 1 है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा क्या हो जाएगा √b² प्लस c², मतलब इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। और जो फेज एंगल है इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा साइन π/2 है ना, साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, तो फेज एंगल कितना आ जाएगा दोनों में π/2 आ गया, है ना, तो शॉर्टकट में बन जाएगा। और इससे भी वही चीज़ आ रहा है,
तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं नीट में तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने वही बता दिया कि जो अगर कोई कांस्टेंट है y इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस सी कॉस ओमेगा टी, तो क्या है कि आपको ए प्लस बी, चलो ऐसा डेटा देता हूँ, 5 प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये कंसीडर नहीं होगा, ये तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी। तो ये देखिए ये क्या है, आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, यहाँ x इक्वल्स टू क्या है, 0 है, मतलब मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है SHM, ठीक है। लेकिन जब यहाँ x इक्वल्स टू 5 है, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल्स टू 5 से, मीन पोजीशन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया इसकी। लेकिन जो इसका एम्पलीट्यूड है क्या होगा, स्क्वायर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर है ना, मतलब 5 के बराबर आएगा। एम्पलीट्यूड 5 होगा और मीन पोजीशन से x इक्वल्स टू 5 से इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा, ठीक है। और फेज एंगल कितना होगा, π/2। तो ऑल द इन्फॉर्मेशन आर गिवन है। आपको बहुत तरह का मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो है मैं आपको एक चीज बताऊंगा, स्प्रिंग क्या होती है। जैसे कोई स्प्रिंग का नेचर कैसा होता है, देखो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम, जितने भी टाइप क्वेश्चंस आए होंगे। स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट के बोलते हैं न्यूटन पर मीटर में, F इक्वल्स टू माइनस के, पढ़े थे ना। तो F इक्वल्स टू फोर्स बाई न्यूटन, मतलब फोर्स बाई पर फोर्स बाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ऐसा ही। तो स्प्रिंग का नेचर ऐसा होता है कि जब आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या करेगा, वो आपको रेसिस्ट करेगा मोशन को, मतलब कि वो अपनी तरफ खींचेगा। अगर आपने इधर फोर्स F लगाया तो क्या करेगा, उतना ही न्यूटन थर्ड लॉ से अपनी तरफ लगाएगा। अगर मान लीजिए कि दूसरा सिचुएशन मैं क्रिएट करता हूँ स्प्रिंग के लिए, अगर आपने स्प्रिंग को धक्का दिया इधर F फोर्स से, तो क्या करेगा, आपके उल्टा फोर्स लगाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का, और जो कि कितना होता है -kx। इधर भी कितना होता है स्प्रिंग फोर्स -kx, ठीक है। तो F इक्वल्स टू -kx है। ये कैसा मोशन बताया था मैंने फर्स्ट वीडियो में कि ये जो है रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इधर फोर्स हो गया, इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो फोर्स जब मेरा क्या है पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, जब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स मेरा क्या है, निगेटिव है। तो इसीलिए क्या है रिस्टोरिंग बोलते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगी। तो मैंने एक चीज़ और बताया था, F इक्वल्स टू जो -kx होते हैं, इसका जो डिफरेंशियल सोल्यूशन आता है वो इसमें ओमेगा क्या आता है, √k/m, ठीक है। अब स्प्रिंग का क्या होता है, स्प्रिंग जो अपने नेचुरल लेंथ पे होती है, मान लो कि स्प्रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं है, आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो नेचुरल लेंथ में होगा, तो उस समय इसका एक्सटेंशन इलोंगेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना कंप्रेशन होगा स्प्रिंग में, धक्का देंगे तो कंप्रेशन होगा, खींचेंगे तो इलोंगेशन होगा। तो इसकी एनर्जी क्या होगी, इसे फोर्स कितना लगेगा, 0, क्योंकि जब इसको फोर्स लगाएंगे तभी तो रेसिस्ट करेगा ना, वो अपने आप की प्रॉपर्टी उसकी होती है कि अपनी तरफ खींचेगा। जब उसको आगे तक धक्का दोगे इधर की तरफ तो इधर देगा। मगर एक चीज़ बताओ कि जब फोर्स कितना लगेगा, अगर नेचुरल लेंथ पर है तो चूंकि कोई एक्सटेंशन नहीं है तो F इक्वल्स टू क्या होगा, 0, जब स्प्रिंग क्या हो नेचुरल लेंथ पर हो, है ना। तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तो स्प्रिंग में कुछ नहीं होगा। अब चलो मान लो हमने फोर्स लगा के स्प्रिंग को डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्टेंस x इधर खींच दिया, ठीक है, तो फोर्स कितना लगेगा, -kx। तो इसमें एनर्जी कितना स्टोर होती है, वर्क डन कितना जितना होगा उतना एनर्जी स्टोर होगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या हो जाएगा -kx इंटू dx, और ये 0 to x, तो आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ½ kx², ठीक है। ये हो गया स्प्रिंग में एनर्जी स्टोरेज हो गया ½ kx², ठीक है। अब चलो अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्प्रिंग है, उसको 2 टुकड़े में काट दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। पहले लेंथ कितना था L मान लीजिए, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, K था। तो अगर हाफ करेंगे और फिर इसको सीरीज में जोड़ा, पैरेलल में जोड़ा, बच्चों आपको बता दूं मैं कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज है कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए प्रोपोर्शनल हटाता हूँ तो मान लिया मैंने इसको कुछ जो भी आप बोलो कांस्टेंट
कुछ ही मान लो m बाई या c बाई l मान लिया हमने, ठीक है ना। तो स्प्रिंग अगर मान ली 2 टुकड़े में काट दिया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लेंथ तो आधा हो गया, तो k डैश कितना हो जाएगा बताइए, c तो वही रहेगा, l बाई 2 होगा कि नहीं होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2c बाई l हो जाएगा। तो k डैश कितना हो जाएगा बताइए, c बाई l को मैं क्या लिख सकता हूँ k, यानी कि 2k के बराबर हो गया। यानी कि जो स्प्रिंग कटा है 2 पोर्शन में कट गया स्प्रिंग, इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट मेरा क्या हो गया, डबल हो गया। अब मैं आपको ये बताऊंगा, मान लो 3 पार्ट में कर दिया कितना हो जाएगा, l/3, तो 3 के हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो सपोज 3 पार्ट में स्प्रिंग को कट कर दिया तो l/3 हो गया लेंथ, l/3 तो k डैश कितना हो जाएगा सबका, 3k के बराबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया था k प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा 1/l, मतलब k इक्वल टू c/l, k डैश कितना है l/3 ऊपर चला गया, c/l के 3 रख दूंगा। तो अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि स्प्रिंग का क्या होता है, जब आप सीरीज में रखते हो फाइनल रखते हो तो क्या होता है, आपको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि स्प्रिंग जो है जब सीरीज में कनेक्टेड हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट क्या होगा। देखो हम निकाल के बता देंगे, आपको समझा देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक इधर फिक्स कर दिया हमने 2 स्प्रिंग को, ठीक है, 2 स्प्रिंग है, ये मान लीजिए K1 है, दूसरा जो है स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, एक मास M है, इससे हमने अटैच कर दिया, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए आपने इधर एक फोर्स लगाया F इस ब्लॉक को, तो क्या करेगा, ये स्प्रिंग ब्लॉक थोड़ा डिस्प्लेस होगा, मान लीजिए x डिस्टेंस से मूव कर गया इधर की तरफ, ठीक है ना। ये x इक्वल टू 0 था पहले मीन पोजीशन, अब थोड़ा x डिस्प्लेस हो गया, तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग अपनी तरफ फोर्स लगाना चाहेगा, है ना। जितना ये ब्लॉक मूव करेगा, दोनों स्प्रिंग कनेक्टेड है तो क्या करेगी, दोनों उतना ही मूव करेगा। अगर मान लीजिए कि ब्लॉक ने x डिस्टेंस मूव किया तो स्प्रिंग भी क्या होगा, उसमें भी x इलोंगेशन होगा, इसमें भी x इलोंगेशन होगा। तो यानी कि ये जो फोर्स लगाएगी स्प्रिंग, ये क्या करेगा, F1 लगाएगा, ये क्या करेगा, F2 लगाएगा। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग को खींचेगा ब्लॉक, स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाए खींचना चाहेगा, ये वाला स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी तरफ फोर्स लगाए खींचना चाहेगा, है ना। और अब देखो एक इधर फोर्स है F, इधर F1 F2 है, आप पढ़े होंगे फ्री डायग्राम, F1 प्लस F2 दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाएंगे। तो F इक्वल टू कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माइनस के एक्स के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, K1 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स F1 लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है, क्योंकि जितना ब्लॉक मूव करेगा उतना ही दोनों स्प्रिंग साथ में मूव करेंगे। तो माइनस K1x होगा फोर्स इस स्प्रिंग के कारण। दूसरे वाले कारण क्या हो जाएगा, माइनस K2x। तो देखो आप कॉमन ले लो, एक्स गायब हो जाएगा, K इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, K1 प्लस K2। ये कैसा ऐड हो रहा है बच्चों, रजिस्टेंस जैसा ऐड हो रहा है, मतलब रजिस्टेंस का उल्टा। ये दोनों पैरेलल में है तो रजिस्टेंस सीरीज में ऐड होता था, इतना आता था, तो रजिस्टेंस का सीरीज जैसा हो जाएगा। अब मान लो एक सिचुएशन में बनाता हूँ कि दोनों स्प्रिंग क्या है आपकी सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1 है, ये क्या है हमारा K2 है, ये ब्लॉक क्या है वहाँ सेम है, इसको थोड़ा सा हमने इधर पुश कर दिया, पहले x इक्वल टू 0 था मेन पोजीशन, अब ब्लॉक को क्या किया हमने, x इधर डिस्टेंस मूव करा दिया। तो अब देखो ये ब्लॉक जितना मूव करेगा क्या सब में इलोंगेशन सेम होगा, नहीं, हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अलग अलग है। तो अगर मान लो कि आपने देखा होगा स्प्रिंग एक जो स्टैंड में साइकिल लगती है और एक पेन के रिफिल में लगती है, तो ये जो है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये लूज है, ये ज़्यादा इलोंगेशन होगा छोटा वाला, बड़ा वाला क्या होगा हार्ड होगा तो कम होगा। तो इसीलिए इसमें मान लीजिए क्या होगा, x1 इलोंगेशन होगा, इसमें x2 होगा, ठीक है। और ये मान लीजिए कि x डिस्टेंस इधर मूव किया, तो अब क्या होगा कि ये जो टोटल जितना ब्लॉक मूव करेगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, ये जितना डिस्टेंस मूव किया उतना सम होना चाहिए दोनों का, है ना, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। तो अब यहाँ फोर्स इक्वल नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस जितना मूव करेगा ब्लॉक उतना ही दोनों स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा, दोनों के सम के बराबर। अब x इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, f इक्वल टू क्या था माइनस के x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस f, मान लो यहाँ f फोर्स आपने लगाया था मूव कराने के लिए, f बाई एक्स, ठीक है, f बाई k इक्वल टू x1 कितना हो जाएगा बच्चों, f1 इक्वल टू माइनस के x1। लेकिन क्या ये फोर्स सेम होगा कि अलग अलग होगा, सीरीज में तो क्या होगा, फोर्स सब में सेम लगेगा,
है ना। यहाँ से कट करेंगे तो जितना ये खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, ऐसा हमने पढ़ा था स्ट्रिंग में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस एफ वाई क्या K1 प्लस माइनस एफ वाई K2। देखो ये फैक्टेंशियल, तो एफ इक्वल्स टू मतलब 1/k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2। ये कैसा ऐड हुआ, पैरेलल जैसा। जब ये सीरीज में है स्प्रिंग तो रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा ऐड हो रहा है, और जब पैरेलल में हो तो सीरीज जैसा होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। कभी भी अब आप याद कर लेना, आपको एग्जाम में इतना ड्राइव करने का टाइम नहीं रहता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस करा देता हूँ। ठीक है, रिमेंबर इट, नोट डाउन। ठीक है ना, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, फोर्स जो है नेट फोर्स F = F1 + F2 हो जाएगा, तो दोनों में सेम इलोंगेशन होगा। सीरीज में होगा तो क्या होगा, ये x1 डिस्टेंस मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट x2 होगा, तो x के सम के बराबर हो जाएगा, तो इससे निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलिए मान लीजिए कि ये एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये क्या है 2k है, ये भी क्या है मेरा 2k है, और ये क्या है मेरा मास m है, इसको सिलेक्ट करा है, जस्ट हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया x = 0 x डिस्टेंस। अब क्या होगा बताइए, जो टाइम पीरियड हो कितना होता है 2π√/, क्या m/k k/m, m/k होता है, ओमेगा में क्या होता है k/m, तो ये m/k हो जाएगा। अब k क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। अब आपको दोनों स्प्रिंग क्या है, इसमें सीरीज में है तो पैरेलल जैसा ऐड हो जाएगा, तो पैरेलल में क्या हो जाता है रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, मतलब k हो जाएगा, है ना। k = कितना हो जाएगा K1 × K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। सीरीज में है तो ये वाला से ऐड हो जाएगा। देखो 2k × 2k डिवाइडेड बाई 4k, मतलब कितना हो जाएगा ये आपको k के बराबर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2π√m/k हो जाएगा। ये हो गया टाइम पीरियड इसका ऑसिलेशन का। क्योंकि स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है तो ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, आगे जाएगा, फिर मिनिमम पोजीशन पर आएगा, फिर बैक आएगा, फिर वापस आएगा, रिस्टोरिंग नेचर का फोर्स है। तो ये हो जाएगा टाइम पीरियड। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, है ना, कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, जहाँ पर नहीं समझ में आएगा, डाउट होगा, तो यू कैन आस्क टू कमेंट बॉक्स। ठीक है, ओके, आगे कंटिन्यू करेंगे, बाकी का जो है छोटे छोटे लोग वीडियो बनाएंगे। ओके।